हाय गाइस। तो आप लोगों की बहुत मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि अर्थ प्रेशर थियोरीज पे सर जो है अगला वीडियो बना दीजिए। तो हमारा अब भी ये जो वीडियो है ये होगा अर्थ प्रेशर थियोरीज और अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो होता क्या है कि सॉइल अपना एक नेचुरल एंगल मेंटेन करने की कोशिश करती है अपनी फ्री स्टेट में। अगर वो नेचर में एग्जिस्ट कर रही है तो उसने एक एंगल अपने लिया होता है, वो उसका नेचुरल एंगल होता है, या उसको हम समझ सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से। ठीक है। लेकिन मानो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें वो एंगल डिस्टर्ब करना पड़ता है और सॉइल के फिल को थोड़ा और स्टीप करना पड़ता है। मतलब फ्लैटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको स्टीप करना पड़ रहा है और ज्यादा सॉइल फिल करनी पड़ रही है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे कि इम्बैंकमेंट्स होते हैं, है ना, आपके बेसमेंट्स वगैरह में होता है ऐसा, है ना। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप उसका सेफ एंगल डिस्टर्ब करते हैं तो सॉइल क्या होती है कि अब वो अनस्टेबल सिचुएशन में होती है, वो स्लिप करने की कोशिश करती है। तो उस पर्टिकुलर स्लिपेज को रोकने के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जो उस अर्थ को रिटेन करती है, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अब जब सॉइल अपने नेचुरल एंगल पे नहीं है तो वो कितना प्रेशर उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे एक्सर्ट कर रही है, उसको हम कहेंगे अर्थ प्रेशर। तो अब दो चीज हमने समझी कि अर्थ प्रेशर क्या है। अर्थ प्रेशर वो प्रेशर है जो सॉइल लगा रही है रिटेनिंग स्ट्रक्चर पे। अब रिटेनिंग स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर है? वो स्ट्रक्चर है जबकि सॉइल अपने नेचुरल एंगल पे आप नहीं उसको और स्टीपर रखना चाहते हैं, तो आप उसको रोकने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको हम कहते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि वो स्ट्रक्चर्स जो अर्थ को रिटेन करने के लिए बनाते हैं, अर्थ को कंटेन करने के लिए बनाते हैं, उनको हम अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और अर्थ का मतलब यहाँ पर क्या है? सॉइल। ठीक है। अब जो सॉइल हम रिटेन कर रहे हैं उसको हम बैकफिल भी कहते हैं। तो द स्ट्रक्चर्स विच आर बिल्ड टू रिटेन द बैकफिल आर नोन एज अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स या रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे रिटेनिंग वॉल्स होती है ना, कट्स लगाते हैं तो उनमें ब्रेसिंग होती हैं, ब्रिजेस के अबटमेंट्स होते हैं, शीट पाइल्स होती हैं। तो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ फिगर्स मैंने यहाँ पे पुट किए हैं कि ये टाइप ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे आपको दिख रहा है ग्रेविटी वॉल। तो ग्रेविटी वॉल जो अर्थ को रोकती है वो अपने वजन की वजह से रोकती है, इसलिए उसको ग्रेविटी वॉल कहते हैं। सिमिलरली कैंटिलीवर वॉल्स होती हैं। ठीक है। अब बेसमेंट, आपका अगर घर का बेसमेंट है तो वो भी एक तरीके की रिटेनिंग वॉल है। ठीक है। ब्रिजेस के जो कॉर्नर वाले पियर्स होते हैं, लास्ट वाले पियर्स होते हैं, जिनको हम अबिटमेंट कहते हैं, वहां भी एक तरफ से उन्होंने सॉइल को सपोर्ट किया होता है। तो जो भी स्ट्रक्चर सॉइल को रोक रहे हैं कि वो स्लिप ना हो, वो सारे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? वो सारी वॉल्स क्या कहलाती हैं? रिटेनिंग वॉल्स या रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। मैं एक छोटी सी चीज आपको और बताना चाहता हूं कि आप ये फिगर देखिए। जो सॉइल होती है या जो बैकफिल होती है वो रिटेनिंग वॉल अपने बैक साइड में रिटेन करती है, इसलिए उसको बैकफिल कहते हैं। तो जैसे मैंने ये आपको फिगर दिख रही है आपको कि ये एक ह्यूमन बॉडी से इसको कंपेयर करने की कोशिश की है, तो अपने बैक साइड में हमने बैकफिल को रिटेन किया हुआ है। इसीलिए बॉटम साइड में जो बैकफिल के टुवर्ड्स वाला पोर्शन है उसको हम हील कहते हैं, और जो अवे वाला पोर्शन है उसको टो कहते हैं। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है, ये जो नाम है, ये आपको बाद में काम आएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि टो बाहर वाला पोर्शन होता है अवे फ्रॉम द बैकफिल, और हील जो होता है वो टुवर्ड्स द बैकफिल होता है। और जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है वो बैकफिल को अपने बैक के साइड पे, बैक साइड पे रिटेन करता है। अब जब हम समझ गए हैं कि रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स सॉइल को रिटेन करते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं प्रेशर के ऊपर, लेटरल प्रेशर या अर्थ प्रेशर के ऊपर, कि अर्थ प्रेशर क्या चीज है। तो मैं आपको बताऊं कि डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द वॉल, कि वॉल जो है प्रेशर पड़ने पे किस तरफ मूव कर रही है, उस बेसिस पे अर्थ प्रेशर को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है। कहने का मतलब, अगर वॉल बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, जैसी वो है एज इट इज खड़ी हुई है, तो उसको हम कहते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ठीक है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सॉइल जो रिटेनिंग वॉल पे प्रेशर लगाएगी उसको हम कहेंगे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। वहीं पे अगर आपकी सॉइल जो प्रेशर लगा रही है, उस प्रेशर के चलते जो वॉल है वो बैकफिल से अवे मूव करती है, अवे मतलब दूर, तो वो कहलाता है एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर अवे। तो अगर अवे मूवमेंट है तो वो एक्टिव अर्थ प्रेशर कहलाता है, और इन कंट्रास्ट अगर मूवमेंट टुवर्ड्स द बैकफिल है तो वो
पैसिव अर्थ प्रेशर कहलाता है। इसको याद रखने के लिए आप पी से पास, पी से पैसिव कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि पास कैसे हो सकता है, तो जब पैसिव बताऊंगा मैं तब आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि पास में मूवमेंट या टुवर्ड्स बैकफिल मूवमेंट कब हो सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम अर्थ प्रेशर एट रेस्ट से स्टार्ट करते हैं। सो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का मतलब यह है कि वॉल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, अपनी स्टेशनरी पोजीशन उसने मेंटेन की हुई है। इसका मतलब जो सॉइल पार्टिकल है उस पर कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा है, तो जीरो स्ट्रेन या नो स्ट्रेन कंडीशन को आप रेस्ट कंडीशन कह सकते हो। कोई हम कंसीडर करते हैं कि ग्राउंड लेवल से फॉर एग्जांपल जेड डेप्थ नीचे आपने एलिमेंट लिया एनालिसिस के लिए, उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे, सॉइल के एलिमेंट पे कोई स्ट्रेन नहीं है, तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन कहलाती है एट रेस्ट कंडीशन। तो एनालिसिस के लिए हम क्या कर रहे हैं कि बैकफिल में ग्राउंड लेवल से जेड डेप्थ नीचे आप एक सॉइल एलिमेंट अज्यूम करिए। अब उसको 3 डायमेंशनल एलिमेंट अगर आप अज्यूम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि 3 डायमेंशनल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। तो मैं आपको बता दूं कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जैसे आपको दिख रहा है वो लेटरल स्ट्रेसेस हैं, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, उनको हम लेटरल स्ट्रेस या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कहते हैं। और सिग्मा जेड जो है वो आप फिगर में देख रहे हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, उसको हम कहते हैं वर्टिकल स्ट्रेस। तो ये हमने एक ही एलिमेंट अज्यूम किया हुआ है। इस एलिमेंट के बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट क्या होता है, जिसके लिए आप 2 चीजें ध्यान रखेंगे कि एक कि स्ट्रेन जीरो है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दूसरा कि इलास्टिक थ्योरी हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अब इसके अलावा 2 अजम्पशंस भी हैं जो रैंकाइन ने दिए हुए हैं अपनी एनालिसिस के। पहला अजम्पशन यह है कि सॉइल मास जो है वो होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड सेमी इनफाइनाइट है। ठीक है, और दूसरा जो है कि इलास्टिक मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट द डेप्थ। क्योंकि हम इलास्टिक थ्योरी मान रहे हैं तो इसीलिए इलास्टिक मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो को हमने कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सॉइल का नेचर इज मोर टुवर्ड्स प्लास्टिक बिहेवियर, है ना। तो प्लास्टिक की तरफ उसका बिहेवियर ज्यादा होता है, इलास्टिक की तरफ नहीं होता है। लेकिन हम एनालिसिस इलास्टिक थ्योरी के बेसिस पे कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो एग्जैक्ट नहीं आएंगे, ठीक है, बट एक्सेप्टेबल लिमिट में है, इसीलिए इलास्टिक थ्योरी हम अज्यूम करके उससे काम चला लेते हैं। ठीक है, कोई भी अजम्पशन लेना सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपनी एनालिसिस को आसान बनाना चाहते हैं, और अगर उससे रिजल्ट हमारे एक्सेप्टेबल लिमिट्स में आ रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। और डिटेल में समझने से पहले कुछ जो है आप नॉमेनक्लेचर समझ लीजिए। सिग्मा एच हम यूज करते हैं फॉर लेटरल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस। सिग्मा एच हम यूज करते हैं फॉर लेटरल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस। सिग्मा वी वहीं पर हम यूज करते हैं फॉर वर्टिकल स्ट्रेसेस और वर्टिकल स्ट्रेसेस। अब हमने अभी फिगर में देखा कि लेटरल स्ट्रेसेस कौन कौन सी लगी हुई है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। वहीं पर वर्टिकल स्ट्रेस कौन सी लगी हुई है, सिग्मा जेड। अब जब हमें लेटरल स्ट्रेस और वर्टिकल स्ट्रेस पता चल गई है तो हमें ये देख लेना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर डिफाइंड है अर्थ प्रेशर। तो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर डिफाइंड है जिसको हम डिनोट करते हैं के से। तो के इज डिफाइंड एज सिग्मा एच यानी कि लेटरल स्ट्रेस अपॉन सिग्मा वी यानी कि वर्टिकल स्ट्रेस। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि के इज इक्वल टू सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है, हम यूज कर सकते हैं इलास्टिक थ्योरी। और दूसरी चीज कि क्योंकि ये रेस्ट पे है तो स्ट्रेन जो होगा वो जीरो होगा। तो इलास्टिक थ्योरी क्या बताती है, इलास्टिक थ्योरी ये बताती है हमें कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन अपॉन ई माइनस म्यू स्ट्रेस इन अदर डायरेक्शन अपॉन ई माइनस म्यू स्ट्रेस इन अदर डायरेक्शन अपॉन। अब यहां पर हमने अभी ये एस्टैब्लिश किया था कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो है वो लेटरल स्ट्रेसेस हैं और सिग्मा जेड जो है वो वर्टिकल स्ट्रेस है। तो मैं फिर से एक्सप्रेशन लिख रहा हूं कि एप्सिलॉन
x यानी कि लेटरल डायरेक्शन में एप्सिलॉन h इज इक्वल्स टू सिग्मा h अपॉन e माइनस म्यू सिग्मा h अपॉन e, दोनों बार मैंने h लिखा है क्योंकि x और y दोनों ही लेटरल स्ट्रेसेस हैं, माइनस म्यू सिग्मा v यानी वर्टिकल स्ट्रेस अपॉन e। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेन क्या है 0, तो मैंने इसको इक्वेट कर दिया है 0 से। अब आप यहां से e कॉमन लेंगे, उधर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस म्यू सिग्मा h माइनस म्यू सिग्मा v इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा h अपॉन सिग्मा v इज इक्वल्स टू म्यू ओवर 1 माइनस म्यू। तो यही है आपका क्या कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। अब क्योंकि ये एट रेस्ट की कंडीशन को हमने रिजॉल्व किया है तो हम इसको कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, और उसको डिनोट करने के लिए मैं ये नॉट का साइन या 0 यूज करता हूं। तो K नॉट इज कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, जो है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू सिग्मा h अपॉन सिग्मा v। ठीक है, अब हमें पता है कि K नॉट इज सिग्मा h अपॉन सिग्मा v, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सिग्मा h इज K नॉट सिग्मा v, वेयर सिग्मा v हम ये बहुत आराम से स्टैब्लिश कर सकते हैं कि होता है गामा इनटू z। तो देयरफॉर सिग्मा h इज इक्वल्स टू K नॉट गामा इनटू z। इस सिग्मा h को ही हम कहते हैं लेटरल अर्थ प्रेशर। क्या कहते हैं? लेटरल अर्थ प्रेशर। इसको डिनोट करते हैं P नॉट से। तो अब आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया? P नॉट इज इक्वल्स टू K नॉट गामा Z। अब कुछ स्पेशल कंडीशन है कि इफ Z इज इक्वल्स टू 0 तो आपका P नॉट क्या हो जाएगा भाई? 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो Z0 का मतलब यह है कि एट ग्राउंड लेवल अगर डेप्थ आपकी 0 है, यानी कि ग्राउंड लेवल पे अर्थ प्रेशर 0 होता है, लेटरल अर्थ प्रेशर 0 होता है। वहीं पे इफ Z इज इक्वल्स टू H तो P नॉट आपका हो जाएगा K नॉट गामा इंटू H। तो हम ये देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है वो 0 से लेके H तक वैरी कर रही है और ये लीनियर रिलेशनशिप है। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि अगर इक्वेशन में डिग्री जो है वो 1 होती है, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है इस इक्वेशन की जो Z के साथ वैरी कर रही है, अगर वो 1 है तो ये इक्वेशन लीनियर है, लीनियर वेरिएशन होगा। ठीक है, अगर ये सेकंड डिग्री की होती तो वो पैराबोलिक वेरिएशन होता। तो मैं वेरिएशन आपको एक ग्राफिकल फॉर्म में और बता देता हूं। ठीक है, यहां से हमें पता चल रहा है कि बिहेवियर इज लीनियर बिहेवियर। ठीक है, तो बिहेवियर इज लीनियर कहने का मतलब अगर ये ग्राउंड लेवल है तो अर्थ प्रेशर जो है ग्राउंड लेवल पे 0 होगा और ये लीनियर वेरी कर गया, और यहां पर ये हो जाएगा K नॉट गामा H। अगर ये H डेप्थ पे आप एनालिसिस कर रहे हैं तो ये हो गया आपका लेटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल P नॉट से डिनोट करते हैं, और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया ही आपका टोटल अर्थ प्रेशर होता है। ठीक है, टोटल अर्थ प्रेशर या थ्रस्ट कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं आप? लेटरल फोर्स या फिर थ्रस्ट एट रेस्ट। तो ये क्या होगा? इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? हाफ V इंटू H। तो हाफ बेस कितना है? K नॉट गामा H और हाइट कितनी है? H। तो ये हो गया H स्क्वायर। तो ये हो गया आपका थ्रस्ट, टोटल फोर्स है ना। और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है? इसके सेंट्रॉइड पे। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाता है कि 1/3 ऑफ H, ठीक है, फ्रॉम बेस। तो यहां पर हमारा जो है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हम बार बार अभी रिपीट करेंगे। देखोगे आप कि एक्टिव अर्थ प्रेशर में पैसिव में भी इसी तरीके की रिलेशनशिप आती है। जो डिफरेंस आता है वो
के को कैलकुलेट करने में आता है। यहाँ पर हमने के कैलकुलेट किया है इस तरीके से। एक्टिव और पैसिव में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ।